चलिए बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर की। तो आपको बता दें कि यूक्रेन के हालात पर पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक। यूक्रेन से भारतीयों को लाने की कोशिशें तेज हो गई है। यूक्रेन से भारतीयों को लाने की नीति बनाएंगे। भारतीय छात्रों के लिए अलग ट्विटर हैंडल बनेगा। तो बेहद अहम ये खबर इस वक्त। तो अलग से ट्विटर हैंडल बनाया जाएगा ताकि जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं यूक्रेन में उनसे कांटेक्ट साधा जा सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। और लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी आए हैं और बीजेपी की ओर से भी, केंद्र सरकार की ओर से भी ये बयान दिए गए कि उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता है भारतीय छात्रों की सुरक्षा, भारतीयों की सुरक्षा जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो यूक्रेन से भारतीयों को लाने की नीति बनाएंगे और उसी को लेकर के ये हाई लेवल मीटिंग जो इस वक्त चल रही है। तो आपको बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक यूक्रेन के हालात पर पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक ये है। यूक्रेन से भारतीयों को लाने की कोशिशें तेज हो गई है। यूक्रेन से भारतीयों को लाने की नीति बनाई जाएगी। तो वहीं भारतीय छात्रों के लिए अलग से ट्विटर हैंडल भी बनेगा। तो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा जब ट्विटर हैंडल बनेगा और स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी अपनी बात पहुंचा पाएंगे, क्योंकि कई जगह से हमने जब स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सुनी तो उनकी ओर से कहा गया कि दूतावास से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कई कारणों से दूतावास की तरफ से कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स उनको नहीं मिल पा रहा है। और ये बड़ी वजह भी है कि भारी संख्या में स्टूडेंट वहां पर फंसे हुए हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को वो प्रॉपरली रिप्लाई ना भी दे पाए। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए, भारत सरकार की जो पहली प्राथमिकता है वो यही है कि किस तरीके से भारतीय छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके यूक्रेन से, और इसी को लेकर ये हाई लेवल मीटिंग भी। बिल्कुल, देखिए, आज दिन भर चुनाव प्रचार में रहे प्रधानमंत्री, लेकिन अब आज हाई लेवल मीटिंग जो ये हो रही है जिसको लेकर सबसे बड़ी बात है कि देखिए लगातार पिछले 2 दिनों में कई विमान, एक मुंबई पहुंचा, आज शाम को भी जयपुर पहुंचा, राजस्थान से लेकर देश भर के जो खास तौर पे स्टूडेंट्स हैं वो वापस पहुंच रहे हैं। और हालांकि अभी भी कई भारतीय हैं जो वहां फंसे हुए हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है, देखिए देश में अभी ऐसी संकट की घड़ी है पूरे देश में जिसमें अलग अलग पूरे दुनिया में अलग 2 देशों में वॉर चल रहा है। सबसे पहली 2 इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, उसमें ये है कि एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों देशों से आप किस तरीके से दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता पैदा करें। और क्योंकि ऐसी चीजों में अगर आप इंटरफेयर करते हैं और उसको सॉल्व कराते हैं तो आप एक विश्व गुरु के रूप में, एक बड़ी देश के रूप में आप उभरते हैं, आपकी एक बड़ी डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी के रूप में आपको उभर। दूसरी बड़ा मुद्दा है कि जहां पर अमेरिका, जहां पर चाइना असमर्थ है अपने लोगों को वहां से बाहर निकालने में, वहां भारत, जबकि विपक्ष हमेशा ये सवाल उठा रहा था कि अभी तक वहां फंसे भारतीय क्यों नहीं आ पाए, लेकिन आज कई सारे ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो देखने को मिल रहे हैं जहां पर बिना वीजा के पोलैंड के रास्ते से, अलग अलग रास्ते से स्टूडेंट्स आ रहे हैं और भारत का फ्लैग देखने के बाद या भारतीय होने के चक्कर में बिना वीजा चेक करे उनको सड़क के रास्ते से, अलग अलग रास्ते से दूसरे देश आने दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि आज भारत उस स्थिति, उस जगह खड़ा है इंटरनेशनल उस पूरे मार्केट में जहां पर भारत का इतना सम्मान है। लेकिन अभी भी अगर किसी भी एक भारतीय व्यक्ति को यूक्रेन में कुछ होता है तो ये सबसे बड़ा सवाल होगा सुरक्षा का, और सबसे बड़ा सवाल होगा देश के प्रधानमंत्री पर कि वो अपने लोगों को सुरक्षित वापस नहीं ला पाए। तो जब तक कि वो आखिरी व्यक्ति जो भारत देश का वहां पर मौजूद है, तब तक ये हाई लेवल मीटिंग होती रहेंगी, तब तक ये चलता रहेगा कि कैसे न कैसे सबको, क्योंकि देखिए कई ऐसे भारतीय हैं और खास तौर पे राजस्थान के जो वो इलाका है सिरोही के पास का, जालौर के पास का, जो वहां पर डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने गए हैं बच्चे, अभी बहुत सारी संख्या में जो कीव में है। और कीव वो सबसे ज्यादा वॉर से अफेक्टेड इलाका है जहां से ना कोई बाहर आ सकता है, ना जा सकता है, ना उसके कोई वहां पे कोई एरोप्लेन या प्लेन तैयार है या फिर कोई सड़क मार्ग से जा सकता है। तो किस तरीके से भारतीयों को वहां से निकाला जाए, इसको लेकर वहां बैठक है। दूसरा ये कि देखिए जितना वॉर लंबा चलेगा उतना चाइना हुआ, अलग अलग देश हुआ, उनको ताकत मिलती है। और अब ये डिप्लोमेसी भी कि हम रशिया से कैसे बातचीत करते हैं और हम
यूएन हुआ या नाटो हुआ, उनके माध्यम से किस तरीके से ये वॉर जो चल रही है उसमें बातचीत के स्तर पे लाया जाता है। तो ये तमाम तरीके की डिप्लोमेसी है, तमाम तरीके की चीजें हैं। और कहीं ना कहीं जब ऐसी स्थिति दुनिया में उत्पन्न होती है तो हर देश, चाहे वो भारत हो या कोई और हो, वो मेंटल रूप में ये तैयार होता है कि खुदा न खास्ता अगर कभी कोई ऐसी स्थिति हमारे देश पर आती है तो हम उसको कैसे उससे निपटेंगे, उभरेंगे। तो बहुत अलग अलग स्तर पर अभी इन सब में सबसे बड़ी चुनौती है एक एक व्यक्ति भारत का वो वापस सुरक्षित कैसे आ पाए, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, वो तमाम लोग हैं, और वहां पर खाने से लेकर तमाम तरीके की कमी से लेकर स्ट्रगल है। तो भारत एज अ कंट्री कैसे यूक्रेन की मदद कर सकता है, भारत एज अ डेवलपिंग कंट्री और मतलब विश्व में एक लीडर के रूप में किस तरीके से इस वॉर में जो दोनों युद्ध चल रहा है उसको कैसे विराम की स्थिति या बातचीत या डायलॉग की स्थिति पे ला सकता है। और सबसे बड़ा मुद्दा कि हमारे सारे भारतीय सबसे पहले अपने देश लौटकर अपने अपने परिवारों के पास चले जाएं, वो एक सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर किसी एक भी व्यक्ति को खरोच आती है तो ये प्रधानमंत्री पर सीधा सवाल उठता है। तो दुनिया में कहीं भी कुछ हो, ये एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे वहां पर जो लोग हैं वो किस तरीके से सुरक्षित रहें। बिल्कुल अदिति, उनकी सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि कई लोग हैं यहाँ पर जो उन बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, उन छात्रों का इंतजार कर रहे हैं, उन भारतीयों का इंतजार कर रहे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो देवानंद जी, एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया में आपका स्वागत है। लगातार आपसे जानकारी भी हम ले रहे हैं, आपसे इस मुद्दे पर बातचीत भी हम कर रहे हैं। तो वहीं देखिए, भारत की जो भूमिका हमेशा रही है वो विश्व गुरु के तौर पर रही है। अब ऐसे में जब रूस और यूक्रेन का ये युद्ध हो रहा है, उस दौरान रूस भी अपनी ओर से दावे कर रहा है भारत को लेकर, यूक्रेन की ओर से भी बात कही जा रही है, पर ऐसे में आप भारत की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? देखिए आयुषी जी, मैं ऐसा मानता हूं कि भारत एक अग्रिम उन देशों में से है आज के दिन जिसके लिए नन अदर देन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन ने बोला है कि अगर दुनिया में कोई भी पुतिन साहब से बात कर सकता है और कोई मनवा सकता है तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने गुहार लगाई है कि हमारे बीच में आकर के उनकी मदद करें। तीसरी बात, हमें पूरे देशवासियों को समझना पड़ेगा, जहां तक ये आपदा का समय है, दैट्स वेरी फेयर, बट यूक्रेन का जो हमारे साथ संबंध रहे हैं, हमारे बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, उनकी इकोनॉमी में मदद करते हैं। पर जहां तक यूक्रेन का हमारे देश से प्रेम का ताल्लुक है, मैं ये मानता हूं कि उसने हमारा कभी समर्थन नहीं किया। वो एक इकोनॉमिक वर्ड के हिसाब से वो हमसे रिश्ते रखता है, और उसने कभी इवन J&K टेररिज्म सप्लाइंग टैंक्स टू पाकिस्तान एंड ऑल, लंबी लिस्ट है उसकी। और जहां तक रूस का ताल्लुक है, मैं ये देखता हूं रूस हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। राइट फ्रॉम डे वन जब हमें मौका मिला, उसने वीटो लगा 61 की लड़ाई में, फिर 71 की लड़ाई में, जब जब समय आया ही रूस हमारे साथ था। और भारत की नीति रूस को लेकर के बहुत क्लियर रही है कि वी आर प्रो तो नहीं कह सकता, बट हम रूस के साथ रहते हैं, और वर्ल्ड के अंदर हम किसी की भी पक्ष नहीं लेते हैं, बट रूस जानता है पक्ष नहीं लेना भी और वॉकआउट करना भी भारत का मेरे साथ मजबूती से खड़ा है। मैं इस कदम की सराहना करता हूं। तीसरी बात जो इसमें निकल के आती है, जो हमारे भारतीय वहां फंसे पड़े हैं, देखिए आप भी चैनल में दिखा रहे हैं पिछले 2 दिनों से किस प्रकार आप मेहनत कर रहे हैं, हर बच्चे से आ रहे हैं। और एक दो चीजें मैंने शायद आपके चैनल पे जब हमारी चर्चा हो रही थी, उस बच्चे से आयुषी जी पूछ रहे थे कि आपको कब बताया भारत सरकार के किसी भी व्यक्ति ने कि आप जा सकते हैं भारत, तो उसने कहा हमें 22 या कुछ जो भी डेट बताई, डजंट मैटर। तो मैं ये मानता हूं हमारे भारतीय जो अधिकारी गण हैं, दे आर बेस्ट वी हैव, एंड एनीवे इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस वी हैव टू सपोर्ट देम। गलतियां अगर हुई भी हैं तो गलतियों से आगे बढ़ना चाहिए। पर मुझे नहीं पता कि मेरे से पहले कौन वक्ता थे जो कह रहे थे कि अगर एक को भी आंच आती है तो पता नहीं समथिंग, उन्होंने बोला कि मोदी जी का सम काइंड ऑफ हैपन। आई रियली वांट टू टेल नेशन, देश को बताना चाहता हूं, इसे मोदी जी क्या करेगा भाई? लड़ाई यूक्रेन की और रशिया की, हमारे बच्चे पढ़ने के गवर्नमेंट से इजाजत लेके नहीं गए, पर हमारा दायित्व बनता है ऐसे टाइम पर उनको सेफली लाना। मैं आज एक आपके चैनल पे शायद वीडियो देख रहा था जिसके अंदर पीयूष गोयल जी खड़े होकर के उस एयरक्राफ्ट के अंदर बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो मैं मानता हूं ये एक अच्छे कदम है बढ़ते हुए राष्ट्र के, और राष्ट्र हित में मैं मानता हूं हर व्यक्ति काम कर रहा है आज के दिन। आप जैसे कवरेज दे रहे हैं, पर ये इस तरह की चर्चा करना मुझे लगता है कहीं एंटी मोदी या हमारे देश को कमजोर करने की बातें हैं। नेक्स्ट मैं यहां बताना चाहूंगा कि अगर आज के दिन जैसा दुनिया मानती है
कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो इसके अंदर वार्ता चली रही है थोड़ी बहुत, उनकी जो भी बैकडोर डिप्लोमेसी, एंड वो उनको पता है कि अमेरिका तो आउट, नाटो इज आउट, दुनिया के चीन इज आउट, तो एक ही कंट्री बचता है जिसके अंदर दुनिया का विश्वास है, वो भारत है। मैं मानता हूं ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। आज ही आपके चैनल पे दिखा रहे थे और विभिन्न कि बच्चे बता रहे थे कि जिस गाड़ी के ऊपर तिरंगा लगा हुआ है, जैसा मोदी जी उनकी बात हुई बताते हैं, और वो कहते हैं कि जिसके पास तिरंगा हाथ में या गाड़ी पे लगा, उस गाड़ी को सम्मान पूर्वक सारे राष्ट्रों ने रास्ता दिया। तो इससे बड़ी हमारे लिए गौरव की क्या बात हो सकती है। और यही मैं एक सैनिक होने के नाते देशवासियों को बताना चाहूंगा कि युद्ध कोई पार्टी का टाइम नहीं है साहब। युद्ध कोई वो लाल किले पे 15 अगस्त का प्रोग्राम नहीं हो रहा है। युद्ध 26 जनवरी पे बैंड डिस्प्ले नहीं हो रहा है। युद्ध वो होता है जहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी समय दुश्मन के गोला बारूद का शिकार हो सकता है। जबकि मैं मानता हूं रशिया इज गोइंग एज पर द गैलरी, उन्होंने प्लान कर रखा कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है। अब वो कोलैटरल डैमेज नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बता सकता हूं 1971 के अंदर जब हमारी सेना ने प्रेसिडेंट हाउस को, जो उनके टिक्का खान थे, उनके जब वो बॉम्बिंग की, तो वो ही केम डाउन टू सरेंडर। अब इसमें रशिया थोड़ा डिले कर रहा हो सकता है, कोलैटरल डैमेज का उनको खतरा हो, या हो सकता है वो समय ले रहा है दुनिया के अंदर अपनी एक छवि बदलने की कि देखो मैं इनको पूरा मौका दे रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि अब ये जो फिक्स मैच अमेरिका का और यूक्रेन का जो उनके नागरिकों के लिए घातक हुआ है, ये खत्म हो चुका है। और यूक्रेन का अपने नागरिकों को हथियार, सिविलियन को देना, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जैसे यूएसए पहले करता आया है। निकारागुआ देख लो, कॉन्ट्रास को इन्होंने हथियार सप्लाई किए, स्वेज कैनाल वाले ने किए, अफगानिस्तान में किए, पाकिस्तान के अंदर जब ये पूरी मिलिटेंसी 90s में उसने सारे हथियार दिए, तो उनका चरित्र ये इस तरह का हो। और ये हथियार यूक्रेन अमेरिका के दबाव में अपने आदमियों को बांट रहा है, जिससे कि वो इंसर्जेंसी को एक नया रूप दे सके, जिसको हम हिंदुस्तान में नक्सलवाद कहते हैं। तो इस तरह के प्रयास चल रहे हैं। बट आई एम वेरी श्योर रूस इतना ताकतवर है, अमेरिका तो छोड़िए साहब, कोई भी, जब रूस ने क्लियर कर दिया कि जो कोई आएगा मैं उससे लड़ाई लड़ूंगा, और पूरे नागरिक रूस के राष्ट्रपति के साथ हैं। दुनिया में भी अभी कोई हाहाकार नहीं मचा है। कोई ये छोटे मोटे तो लगते रहते हैं। जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, आप याद कीजिए वाजपेयी साहब के टाइम पे कैसे हाहाकार मचाया था, जैसे कि हमने किसी की बहस खोल के हिंदुस्तान में लिया है। सारे न्यूक्लियर देश थे, यूएनओ, सब ये सब इनका दे आर एक्सपोज टुडे एंड दे आर कमिंग बैक टू भारत। सच अ वंडरफुल फीलिंग एज अ नेशन, एज अ सोल्जर, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हमारे जो आप लोग मीडिया के बंधु, किस प्रकार वॉर जोन से आप कवर कर रहे हैं। देखिए मैं समझ सकता हूँ गोला बारूद, बच्चे का डर लगना लाजमी है। पेरेंट्स के परमाणु हमले के कगार पर संसार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की नाटो देशों को बड़ी धमकी दी गई है। पुतिन ने स्पेशल परमाणु फोर्स को रखा है हाई अलर्ट पर। नाटो देशों के बयान के बाद ये फैसला लिया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? अगर ये रूस का प्लान चल रहा है साहब, देखो मैं ऐसा मानता हूं, हो सकता है मैं पूरी तरह सही ना निकलूं, असेसमेंट है। रूस जब चाहे इस लड़ाई को समाप्त कर सकता है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं। सैनिक होने के नाते मैंने लड़ाइयों में काफी हिस्सा देखा है, प्लानिंग भी की, और काफी मैं मानता हूं 35 वर्ष के ज्ञान में मुझे ये क्लियर है, क्लैरिटी है मेरी। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। और जहां तक ये धमकी का ताल्लुक है कि भाई आप न्यूक्लियर अटैक, एक बात बताओ, कोई भी देश, इसमें यूएसए ने क्या किया था जी सेकंड वर्ल्ड वॉर में, हिरोशिमा नागासाकी, क्या कोई बूंदी के लड्डू थोड़ी डाले थे। तो जब उसके सामरिक दृष्टि से उसको लगेगा कि उसके राष्ट्र हित में है, तो आई एम श्योर ही विल यूज इट। अब वो तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को फैसला करना कि वो अपने आदमियों को मरवाना चाहता है कि ये किस तरह डील करना चाहता है। तो ये थोड़ी सी पेचीदियां हैं, बट मैं मानता हूं कीयर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यूएस के पास इतने बड़े बड़े हथियार हैं साहब, अगर वो 1 घंटे भी अपनी फौज को छोड़ दे मिसाइल अटैक, तो वो जो कीव है उसका 2 बिल्डिंग भी नहीं मिलेंगी आपको। मैं बहुत क्लियर हूँ उनकी मिलिट्री पावर पे। पर चलिए हम उम्मीद करते हैं कि सिविलियन का डैमेज ना हो, और यूक्रेन के राष्ट्रपति हमारे साथ थोड़ा सा समझे कि अब वो दुनिया में उनके साथ कोई नहीं बचा है। उनको अपने नागरिकों के हित के अंदर रूस के साथ हाथ मिलाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए रूस से कि भाई हमारी गलती होगी, हम गलतफहमी में थे, अब आप हमारे नागरिकों का हमला मत करो, प्लीज आई एम हियर, कम टॉक। और वो ऑफर दे दिया रशिया ने,
और बैकडोर डिप्लोमेसी चली रही होगी। बिल्कुल ऐसा मैं देवानंद जी, मानता हूं। सही कहा आपने कि ऐसे में हो सकता है कि अपने नागरिकों के हित के लिए जेलेंस्की थोड़ा सा झुके, और जिस तरीके से आपने बताया अगर इस तरीके के कदम से अगर दुनिया में शांति स्थापित होती तो बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि सभी की मंशा यही है कि ये युद्ध विराम की स्थिति पर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो तमाम ये तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं जो बता रही है कि युद्ध की स्थिति किस तरीके से बनी हुई है यूक्रेन के अंदर। रूसी फौज यूक्रेन में घुस चुकी है, अलग अलग जगहों पर उसकी ओर से दावे किए जा रहे हैं कि कब्जे में है, तो वहीं यूक्रेन की ओर से भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।